हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली बायोलॉजी का आपका ग्राफ का जो सेशन है वो आज रिज्यूम होने जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से इस डे का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये ग्राफ का सेशन 2 बार शेड्यूल किया गया, उसके बाद कैंसिल किया गया क्योंकि वॉइस जो वो क्लियर नहीं थी। अब स्क्रीन के लिए विजिबल और वॉइस ऑडिबल है तो एक बार यस सर लिख दीजिए, अपने आगे प्रोसीड करते हैं। आज आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 32, जी हाँ, 11th के आपके 19 चैप्टर एंड 12th क्लास के जो 13 चैप्टर है, इन सभी चैप्टर्स में जो आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं उन ग्राफ्स को अपने अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्लस उन ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं ना। इससे क्या होगा कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से पूरी कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए 2 सरप्राइज हैं। एक, जी, आप सभी को जो कमिट किया गया था कि बायोलॉजी का पूरा 360 आउट ऑफ 360 मोस्ट प्रिडिक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ 101% आएगी। उसको मैं और अभिषेक सर दोनों मिलकर के कंप्लीट करने वाले हैं। अल्टरनेटिव डेज के अंदर सेशंस रहेंगे। पूरा कंप्लीट डिटेल आपको इस 360 आउट ऑफ 360 सीरीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ही मिल जाएगी, कब कब कौन कौन से सेशन रहने वाले हैं। बट उससे पहले कल आपका सेशन, एक जो सेशन आ रहा है मोस्ट अमेजिंग सेशन, जिसमें मेगा रिवीजन होगी फिजिक्स की। पूरा कंप्लीट 11th का जो फिजिक्स है, 2 लेजेंडरी टीचर्स गिरीश जैन सर और प्रतीक जैन सर आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से ये कमिटमेंट था कि हर एक वो संभव कोशिश जो आप लोगों को आपका गोल अचीव करवाए वो की जाएगी। जिसमें पूरा कंप्लीट 11th अपने एक सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट 12th, जिसमें बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के हर एक जो पॉइंट आपके नीट कंसर्निंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस होंगे। पूरा कंप्लीट आपका 11th का रिवीजन होगा, पूरा कंप्लीट 12th का रिवीजन होगा। उसके बाद आएगा आपका बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर हर एक चैप्टर को अपने बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस तक टू द पॉइंट बात करते हुए चलेंगे, जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। 32 चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। सिंगल शॉट के अंदर ही पूरा रिवीजन अपने करने वाले हैं बायोलॉजी का भी। उसके साथ सेकेंड पॉइंट आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी की 360 सीरीज, ये बायोलॉजी की जो 360 आउट ऑफ 360 मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें 5 to 6 सेशंस रहने वाले हैं, जिसमें मैं और अभिषेक सर दोनों मिलकर के आपका ये कंप्लीट करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को तो करना ही है एनी हाउ। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो 101% आप 360 आउट ऑफ 360 अचीव कर जाएंगे ईजिली। ठीक है, अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं, उन ग्राफ्स के अंदर ये ग्राफ्स आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर है, जिसमें फर्स्ट जो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो रिएक्शंस होती हैं अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कैसे प्रोसीड होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैसे प्रोसीड होती है। जिसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो करते क्या हैं। एंजाइम्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, कैसे फास्ट करते हैं, वाया डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। अपने बॉडी के अंदर और इवन इस नेचर के अंदर जो भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इग्निशन के लिए कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। ये ग्राफ आपको दिया हुआ, इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इट मीन्स रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होगी आपकी, जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। अच्छे से देखें, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो ये एनर्जी का बैरियर है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट तक का जो बैरियर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो एनर्जी की डिमांड है, ये जो एनर्जी की डिमांड आपको देखने को मिल रही है, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है। और जैसे ही आप इसके अंदर एंजाइम अपने यूज़ करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिख रहा है आपको, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे आपको देखने को मिलता है। रिएक्शन अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू प्रोसीड होना स्टार्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप अच्छे से एनालाइज करें। देखिए आप क्या है कि विद एंजाइम अगर बात की जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, विदाउट एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और ये डिफाइन करता है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम।
तो फर्स्ट ग्राफ जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये है। सेकंड अब आ जाइए, सेकंड को आप अच्छे से एनालाइज करें क्या है। देखिए इधर कि सेकंड जो कर्व आपकी एनसीईआरटी ने दिया कि एंजाइम एक्टिविटी पे पीएच का इम्पैक्ट और टेम्परेचर का इम्पैक्ट। अगर मैं आपको याद हो कि पीएच अगर इंक्रीज की जाए, एक ऑप्टिमम पीएच किसी भी एंजाइम की वर्किंग के लिए आपको एक ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। उस ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच ज़्यादा है तो एंजाइम की जो वर्किंग होती है वो हैम्पर होती है, और अगर पीएच कम है तो भी एंजाइम की वर्किंग हैम्पर होती है। एग्जांपल अगर अपने देखें, एक अपनी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट जो एमाइलेज होता है, अगर मैं एमाइलेज की बात करता हूँ, ठीक है, एमाइलेज इसकी जो वर्किंग है, अगर सलाइवा की जो पीएच होती है वो क्या होती है 6.8, नॉर्मल अगर स्टमक की पीएच की बात करें 1.8, और आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच रहती है वो कितनी रहती है, अराउंड 7.8। अमाइलेज की जो बेस्ट वर्किंग आती है वो आती है 7.8 पे। 6.8 पे ये वर्किंग होता है। 30% ऑफ कुक्ड स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट अगर बात की जाए 7.8 पीएच पे, 7.8 पीएच पे कंप्लीट डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। एक्चुअल के अंदर अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज है 6.8 से 7.8 पे जब आप जाते हो, 7.8 पे आप एग्जैक्ट बोलते हो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है। और वहीं अगर पीएच में 1.8 ले जाऊँ, कितना ले जाऊँ 1.8 अगर मैं पीएच लेकर जाता हूँ, तो उस समय इस एंजाइम की वर्किंग जो होती है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। इसी वजह से आपका गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क नहीं कर पाता है। ये मत सोचना मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि एमाइलेज की वर्किंग होती है। अगर मैं पीएच को इंक्रीज करता हूँ, ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा अगर मैं पीएच कर रहा हूँ तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑप्टिमम पीएच से कम अगर मैं पीएच कर रहा हूँ तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अपने टेम्परेचर के केस में है। अगर मान लीजिए अपनी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो प्रोटीनेशियस हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। इस वजह से उनकी वर्किंग क्या हो जाती है, स्लो डाउन। वहीं अगर बात की जाए टेम्परेचर कम करने पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और इनएक्टिव होने पर अगर अपने उनको एक फिक्स जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वापस अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना कि एंजाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होंगे, डी नेचर, और डिक्रीज करने पर क्या होंगे, इनएक्टिव। ये दोनों पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर रहे जब भी अपने बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की। एंजाइम एक्टिविटी पर पीएच का इंपैक्ट और एंजाइम एक्टिविटी पर टेम्परेचर का इंपैक्ट, क्योंकि एंजाइम्स आर मेड ऑफ, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स आप बोलते हो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। पीएच कम और ज़्यादा करने पर प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट एसिडिक और बेसिक जो अमीनो एसिड होते हैं उन पे चार्ज का डिफरेंस आता है। इस वजह से उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं तो वो प्रोटीन जो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा था वो उसकी जो वर्किंग है वो हैम्पर होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एक्टिव साइड जो पॉकेट होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल अभी भी सो रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने दी थी कि आपका ये सेशन जो है वो आज रहने वाला है, बट स्टिल अभी भी वो एब्सेंट है। तो आपके भाई बंधुओं को एक बार जगा दिया जाए, और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर करके अभी रख लें। अब से जितने भी आपके लाइव्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी प्रॉपरली। वो आरजी एकेडमी और मित्तल सर बायोलॉजी इन सभी चैनल्स पे रहने वाले हैं। तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। मोस्ट प्रिडिक्टेड 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी की जो सीरीज़ है, मेगा रिवीजन जो आपका फिजिक्स का है, और फ्यूचर के अंदर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ वो चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन कहाँ पर करवाओगे बेटा? यहाँ भी होंगे और मित्तल सर बायोलॉजी पे भी होंगे। दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर साथ के साथ मिल जाएगी। प्रॉपर लिंक आपको मिल जाएगा। आप बने रहें। इधर देखिए, नेक्स्ट आपका एंजाइम काइनेटिक्स के बिहाफ पे अगर बात करें, माइकलिस मेंटन इक्वेशन की के अकॉर्डिंग, माइकलिस मेंटन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कर्व जो आपको देखने को मिल रहा है क्या? अगर आप देखें जो इसकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या एंजाइम की एक्टिविटी को बताया, वी एग्जाइम जो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्जन की जो रेट है, तो वेलोसिटी आपको अगर मैक्सिमम देखने ये क्या है, ये वी मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसमें सभी के सभी एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बिजी हैं इस समय। ठीक है, तो जो रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे है, और रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी की जो हाफ वेलोसिटी होती है, हाफ वेलोसिटी पे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है वो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km के इक्वल होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से ये कैसे पता चलता है, देखें आप, जब आप इसका एंजाइम काइनेटिक्स की इक्वेशन डिराइव करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास में, Vm सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन में Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरा कंप्लीट जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस ये पूरा जो है डिराइव किया जाता है। अब क्या है कि जो वेलोसिटी है, रिएक्शन वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी, तो वी नॉट की वैल्यू अगर मैं Vm/2 दिख रहा है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी अगर रख रहा हूँ तो क्या होगा, Vm/2 इज इक्वल टू Vm सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस केस के अंदर Vm से Vm क्या होगा, कैंसिल, Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये प्लस जाकर के उधर माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में कि मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी पे, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी पे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km के इक्वल रहती है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है रिगार्डिंग टू द ग्राफ। जो फर्स्ट ग्राफ आपको दिया हुआ है उसमें आपको बताया हुआ है कि विद एंजाइम जो प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, इधर आ जाइए नेक्स्ट। अब इसके बाद अपने आगे प्रोसीड करते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है कि ए जो है वो ए और बी किसको डिनोट करता है। अगर रिएक्शन देखें, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, साफ साफ पता चल रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है, ये बी दिख रहा है आपको, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम किसको डिफाइन करता है, ये विदाउट एंजाइम डिफाइन करता है। और दूसरा ये किसको डिफाइन करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम को डिफाइन करती है। ठीक है, देखें आप 4 इसके अंदर अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट एंडोथर्मिक वाले तो दोनों ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे, एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों कट हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, एनर्जी जो ए आपको देखने को मिल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम में, तो सेकंड ऑप्शन भी आपको क्या हो गया है, गलत। लास्ट अब एक ही बचा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, A in the presence of enzyme and B in the absence of the enzyme. Clear? Next. अब आ जाइए आपका चैप्टर नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको जो ग्राफ दिए हुए हैं उन ग्राफ्स के अंदर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर इन ग्राफ के अंदर हम कैसे प्रोसीड करें, हमें समझ में नहीं आता है। इधर देखिए क्या है कि एक छोटा सा पॉइंट जो आपको बताया गया था, स्टार्टिंग के अंदर अगर अपने बात करें तो ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ये अगर आप यहाँ पे लिखें विबग्योर, इधर देखिए आप, जो वेवलेंथ है दिख रहा है आपको, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो जो लाइट का जो एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, मैंने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा लिखा, विबग्योर मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप देख पाएं तो जो फोटो पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, इन दोनों की दो पीक आपको देखने को मिल रही है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल की जो ये 2 पीक्स आपको देखने को मिल रही है, फर्स्ट जो ये अराउंड 430 440 के अराउंड है और सेकंड जो आपको 630 और 660 के अराउंड देखने को मिलती हैं। ये दोनों 636 40 नैनोमीटर के अराउंड आपको देखने को मिलती है। ये इनके अंदर 2 पीक्स और उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स और जेंथोविल, यहाँ पे येलो जो आपको कैरोटिनॉइड देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है आपको। अगर आप देखें उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा, और वेवलेंथ क्या है, कम। वो स्टार्टिंग के अंदर यही कंप्लीट हो गया है, दिख रहा है आपको। तो जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा, ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं जो आपको एसेसरी पिगमेंट्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं और हाई एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं, ताकि जो आपके फोटो पिगमेंट्स प्रॉपर जो रिएक्शन सेंटर के अंदर आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो पाए, अदर जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं उनका डिग्रेडेशन आपको देखने को नहीं मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे अच्छे से देखें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा
ABBR, ये रफली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ब्लू लाइट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और रेड लाइट के अंदर इनकम्पैटिबली क्या होता है, कम होता है। सेम वहीं सेकंड नंबर पे आप देखें, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय द ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, भाई जहाँ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा। ये आपको एक्शन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करता है। ये किसको डिफाइन करता है, एक्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करता है। और एक्शन स्पेक्ट्रा के अंदर एक्शन स्पेक्ट्रा रेड लाइट के अंदर ज़्यादा होता है इनकम्पैटिबली, और ब्लू लाइट के अंदर इनकम्पैटिबली क्या होता है, कम होता है। वहीं इसके अंदर क्लोरोफिल ए की पीक, क्लोरोफिल ए की पीक प्लस एक्शन स्पेक्ट्रा को एक साथ आपको डिफाइन किया हुआ है इस लास्ट कर्व के अंदर। अगर आप ढंग से जाकर के देखें क्या डिफाइन किया है, क्लोरोफिल ए दिख रहा है, ये ब्लू, यहाँ से आपको ये ब्लू जो देखने को मिल रहा है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए की पीक और ऑक्सीजन रिलीज से जो एक्शन स्पेक्ट्रा अपने मेजर कर रहे हैं उसको डिफाइन किया है। आप इससे याद रख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ब्लू लाइट का ज़्यादा, रेड का कम, और एक्शन स्पेक्ट्रा रेड का ज़्यादा और ब्लू का कम। सेकंड जो कर्व आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटोसिंथेसिस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप देखें लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर इंटेंसिटी वर्क एज एन लिमिटिंग फैक्टर, वर्क्स as a limiting factor, but after a certain period of time, यहाँ इस पॉइंट पे आकर के दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे आने के बाद में अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर रहे हो तो भी जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्या है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें इंटेंसिटी वर्क एज एन लिमिटिंग फैक्टर, स्टार्टिंग में लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क कर रही थी, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करो एक पॉइंट जो सैचुरेशन पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट कैसा है, एक सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद इंटेंसिटी डज नॉट वर्क एज अ लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ, अब आप कहोगे सर इसकी तरह ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होना चाहिए, वो क्यों सैचुरेट हो गया, बिकॉज ऑफ इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पे अदर फैक्टर्स बिकम्स लिमिटेड एट दिस पॉइंट, जो अदर फैक्टर हैं वो इस पॉइंट पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखना जनरल पॉइंट्स आपको बताए हैं। क्या है कि जो स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखें, स्टार्टिंग की अगर अपने बात करें तो ABBR, ACRB और प्रॉपर पूरे फैक्टर्स जो यहाँ पे आपको डिफाइन किए हुए हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको इस पॉइंट पे देखने को मिलता है, और ये लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो एज एन लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क कर रही होती है। बट जैसे जैसे आप आगे की तरफ इंटेंसिटी को और इंक्रीज करते हो तो लाइट इंटेंसिटी नो लॉन्गर वर्क एज एन लिमिटिंग फैक्टर, बट फिर भी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो अब लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करना स्टार्ट कर गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर आपको ये 2 कर्व्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर दोनों कर्व के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें वेट, हाइट, नंबर, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, आप इलोंगेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप देखें ये जो डिफाइन करता है ये अर्थमेटिक ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है, एक होता है अर्थमेटिक और एक आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT एट टाइम T आपको लेंथ देखने को मिलती है, L0 इनिशियल एट टाइम 0 आपको जो लेंथ पहले से देखने को मिल रही थी पोलन ट्यूब की लेंथ की अगर अपने बात करें, और एट टाइम T R क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। R जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज भी किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वैसे भी अगर आप देखें ये आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह देखने को मिल रहा होगा, एक फिक्स टाइम पे फिक्स आपको जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दिख रहा है आपको, एक फिक्स टाइम पे फिक्स इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे अगर मैं ग्राफ रखता हूँ तो ग्राफ से आपको चीज़ें और अच्छे से बेटर क्लियर होंगी। दिख रहा है आपको, जो मैं बना रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखें, दिख रहा है आपको,
एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर, कंप्लीशन के अंदर, एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो फिक्स लेंथ आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। ये इनिशियल लेंथ को डिफाइन करता है। एट टाइम टी जिस रेट से यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर जो है लेंथ इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है पोलन ट्यूब की। क्लियर। सेकंड नंबर अगर इधर अपने बात करते हैं, ये किसको डिफाइन करता है, डब्ल्यू टी या W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। ई की पावर आर टी, ई क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। और प्रॉपरली यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है इसके अंदर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सैचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको स्टेशनरी फेज अपने बोलते हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्या रहता है, लैग फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और फिर स्टेशनरी फेज आपको देखने को मिलती है। इस केस के अंदर ध्यान रखना ये यहाँ पे ई क्या है, बहुत बार पूछा हुआ है। ई किसको डिनोट करता है, ई इज अ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। एक पॉइंट और, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी लिख करके देती है प्लांट का वेट, प्लांट के अंदर वेट किसी पूरा वेट इंक्रीज होना, प्लांट की हाइट इंक्रीज है उसको भी आप इससे डिफाइन कर सकते हैं, और नंबर के अंदर सेल्स के नंबर इंक्रीज होना उसको भी आप इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ, इससे पहले आपको एक कर्व दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, प्रॉपरली कर्व डिफाइन किया हुआ है। उस कर्व पे अगर आप उस कर्व को अगर आप जा करके देखेंगे तो उसके नीचे एम्ब्रियो के अंदर दोनों तरह के डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, गड़बड़ मत करना बेटा। साउंड इंक्रीज करना है बेटा, आप सभी को आई थिंक सुन रहा होगा, साउंड मैंने प्रॉपर इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद चैप्टर नंबर 17 के अंदर आपको ये कर्व दिया हुआ है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, जो सिग्मोइडल कर्व आपको दिया हुआ है इसके अंदर आप देखें परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये आपको वाई एक्सिस पे देखने को मिल रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ इस कर्व के राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब पीएच क्या होगी, पीएच इनकम्पैटिबली क्या होगी, कम होगी। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, अगर ज़्यादा हो, टेम्परेचर क्या हो, इनकम्पैटिबली ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनकम्पैटिबली क्या होगा, कम। तो इस कंडीशन के अंदर ये कर्व जो होगा वो राइट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन और कार्बन डाइऑक्साइड के एसोसिएशन को डिफाइन करता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन को डिफाइन करेगा। वहीं अगर इस कर्व का अगर आपको इस कर्व का लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट शिफ्ट किसके थ्रू फेवर किया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनकम्पैटिबली क्या हो, कम हो, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, और पीएच क्या होगी, कम, टेम्परेचर इनकम्पैटिबली क्या होगा, कम। इस केस में ये जो आपको केस देखने को मिल रहा है, इस केस के अंदर जो कर्व होगा वो कहाँ किस तरफ शिफ्ट होगा, इस केस के अंदर कर्व आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, गड़बड़ मत करना भाई, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कब देखने को मिलता है। ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन दिखाया हुआ है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट किया हुआ है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो सैचुरेशन जो होता है हीमोग्लोबिन जो है वो पीक पे आपको देखने को मिलेगा। बट इस कर्व का राइट हैंड साइड शिफ्ट होना, तो आपकी जो स्लोप है वो कैसी होती जाएगी, दिख रहा है आपको, स्लोप नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। इट मीन्स ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। राइट शिफ्ट का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना उसका डिसोसिएशन, और लेफ्ट शिफ्ट का जब ये स्टीपर होती जाएगी उसका मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट, अब आ जाइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो आप देखिए क्या किया है, क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई पे हाई प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, लेसर H प्लस आयन आपको देखने को मिलता है इनकम्पैटिबली, पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी, लोअर आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, लोअर टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। फर्स्ट चीज बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड नंबर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PCO2,
देख रहे हैं आपको, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कभी भी एल्यूलाई के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर नहीं करता। दैट्स वाई आंसर इज फर्स्ट कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो PCO2। यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए थे, हाई प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनकम्पैटिबली क्या होगी, ज़्यादा, तो pH क्या हो जाएगी, वेट अ मिनट, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, सभी के सभी मस्त जो है वो टाइम पास कर रहे हैं। H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो pH यहाँ पे क्या होगी, इनकम्पैटिबली ज़्यादा। वहाँ पे pH क्या होगी, कम, यहाँ पे pH क्या होगी, इनकम्पैटिबली ज़्यादा। इसको सही से करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, कम, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम, pH क्या होगी, ज़्यादा, टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो ये आपको लेफ्ट शिफ्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए इसके बाद, नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर आपको एक जो ECG दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझें, बेसिक है, जनरल पॉइंट है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, इधर देखिए आप, इधर इसको ये 0.1 सेकंड को डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले 0.1 सेकंड को डिफाइन कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये डिफाइन कर रहा है इसके 0.3 सेकंड को, ये डिफाइन कर रहा है 0.3 सेकंड को, और बचा हुआ जो पॉइंट है, ये बचा हुआ जो पार्ट है ये डिफाइन कर रहा है इसके 0.4 सेकंड को। तो फर्स्ट क्या है, ये आपका 0.1 सेकंड, ये 0.3 सेकंड, और ये डिफाइन कर रहा है 0.4 सेकंड। यहाँ पे अगर अपने बात करें एट्रिया, किसकी बात करें, एट्रिया, और सेकंड नंबर क्या है, वेंट्रिकल। एक है आपका एट्रिया और सेकंड नंबर क्या है, वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया की अगर बात की जाए तो एट्रिया का सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, पी वेव किसको डिफाइन करती है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिफाइन करती है। एट द सेम टाइम वेंट्रिकल्स का क्या चल रहा होगा, डायास्टोल, वेंट्रिकल्स का क्या चल रहा होगा, डायास्टोल। 0.1 सेकंड के अंदर ये दोनों किसको डिफाइन कर रहे हैं, एट्रिया को, ये दोनों किसको, वेंट्रिकल को। तो 0.1, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.4, आप समझ सकते हैं कि 0.3 के अंदर नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टोल, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टोल। यहाँ जो एट्रिया के अंदर एट द सेम टाइम क्या चल रहा होगा, डायास्टोल, और ये कॉन्टिन्यूशन के अंदर आपको जॉइंट डायास्टोल देखने को मिलता है लास्ट के अंदर। ठीक है, और ये सिस्टोल आफ्टर 0.3 सेकेंड यहाँ पे वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा, डायास्टोल, और ये डायास्टोल कॉन्टिन्यूशन के अंदर रहता है, कॉन्टिन्यूशन के अंदर रहता है, फिर यहाँ से वापस 0.1 सेकेंड, 0.4 से 0.1, तो टोटल 0.5 सेकेंड का डायास्टोल इन वेंट्रिकल एंड 0.7 सेकेंड का डायास्टोल रहता है इन एट्रिया। ठीक है, पी वेव डिफाइन करती है एट्रियल सिस्टोल को, डीपोलराइजेशन ऑफ एन एट्रिया। QRS डिफाइन करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ द टी वेव एंड ऑफ द सिस्टोल को डिफाइन करता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना, NCERT पे इस पे बेस्ड, NCERT से डायरेक्ट इस पे बेस्ड जो NCERT की लैंग्वेज है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चंस, देखिए आप, पी वेव किसको डिफाइन करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एन एट्रिया। तो ए का क्या होगा, थर्ड, एक ही ऑप्शन है आपके पास में, फर्स्ट अगर आप ढंग से जा करके देखें, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बी, क्यू वेव डिफाइन करती है बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। QRS कॉम्प्लेक्स डिफाइन करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी वेव डिफाइन करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पी वेव डिफाइन करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एन एट्रिया। तो ए का क्या आ जाएगा आपके पास में, थर्ड, ये 3 ऑप्शन कट हुए, लास्ट दिख रहा है आपको, सेकंड नंबर, बी का 1, QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड एंड ऑफ टी वेव किसको डिफाइन करता है, एंड ऑफ सिस्टोल। इंपॉर्टेंट है, NCERT के अंदर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है ना। नेक्स्ट, पी वेव डिफाइन करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का क्या आ जाएगा आपकी बार, आपके पास में 4, 2 ऑप्शन आपका, ए का 4, सेकंड नंबर बी का 1, सी का आपको सेकंड देखने को मिल रहा है। डी पे आ जाइए आप, डी पे आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ द साइज इन द टी वेव डिफाइंस द कोरोनरी इस्चीमिया, दैट्स व्हाई आंसर इज 1। अब देखें, QRS जो डिफाइन करता है वो क्या डिफाइन करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, ये आपका पी वेव है, फिर आफ्टर दैट QRS, और यहाँ से आपका ये टी वेव ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो टी वेव जो आपको देखने को मिल रहा है, टी वेव डिफाइन करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसमें रिडक्शन ऑफ द टी वेव, कोरोनरी इस्चीमिया। कोरोनरी इस्चीमिया क्या होता है, हार्ट की मसल्स को ही जो ब्लड की सप्लाई जो प्रॉपर नहीं हो पाना, इसको डिफाइन करते हैं कोरोनरी इस्चीमिया। राम जी, प्रेजेंट, खुश रहो सभी। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ।
आप जाग जाएं और जो जनरल पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं अच्छे से आप देखें। ये आपके 11th एनसीईआरटी के सारे कर्व जो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बहुत जल्दी आपका 360 और 360 बायोलॉजी का सेशन आने वाला है। मेगा रिवीजन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल, जिसके अंदर फर्स्ट अपनों ने देखा बायोमोलिक्यूल चैप्टर के जो कर्व है, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, पीएच और टेम्परेचर का इंपैक्ट अपनों ने देखा, और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन अपनों ने अच्छे से देखी। फोटोसिंथेसिस के ग्राफ अपनों ने देखे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आफ्टर दैट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए। अब 12th एनसीईआरटी के अंदर आ जाइए, इवोल्यूशन। 12th एनसीईआरटी के अंदर इवोल्यूशन के अंदर आपको हार्डी वेनबर्ग में ये कर्व दिए हुए हैं, जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है कि मैक्सिमम, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर एक ही कर्व में इसको मैं डिनोट करने की कोशिश करूं तो इनिशियली एक गिवन एरिया के अंदर आपको एक मीन वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है। वो आप मतलब सोच सकते हैं कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एक मीन कैरेक्टर को अगर ऑक्यूपाई कर ले, मीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, और ज़्यादा आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये स्टेबलाइजिंग की तरफ जाएगा। या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से जो है शिफ्ट होकर के कहीं दूसरी तरफ दूसरे कैरेक्टर के अंदर, मान लीजिए एक जो पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के अंदर टॉल एंड ड्वार्फ कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, और एक इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मेंबर जो टॉल की तरफ मूव किए, वो दिख रहा है आपको, मैक्सिमम मेंबर जो टॉल की तरफ मूव किए, वो एक स्टेबलाइजिंग आपको कर्व देखने को मिल रहा है। कुछ एक जो मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर आपको टॉलनेस मतलब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पर्सन की हाइट है वो 10 मीटर है। इधर से जब आप मूव कर रहे हैं, इधर जो पर्सन की हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर, इधर कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर बोल रहा हूँ, ऐसा कोई इतना होता नहीं है, पर ये 10 मीटर पे मैक्सिमम आपको पॉपुलेशन, यहाँ पे भी मान लीजिए 500 पर्सन है, और इधर भी कितने 500 पर्सन है, 1000 के 1000 एक 10 मीटर की रेंज के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये स्टेबलाइजिंग की तरफ जाएगा। 1000 में से मान लीजिए अगर 700 के अराउंड जो है वो मूव कर गए हैं 5 मीटर की तरफ, 700 प्लस मूव कर गए 5 मीटर की तरफ, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्शनल, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायरेक्शनल आपको एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो जो मीन वैल्यू जो होती है वो एक शिफ्ट हो जाती है एक डायरेक्शन की तरफ, 5 मीटर की तरफ। और मान लीजिए दो अलग अलग पीक आपको देखने को मिल जाए, दो अलग अलग पीक, जिसके अंदर एक 6 मीटर के अराउंड और एक 4 मीटर के अराउंड आपको हाइट देखने को मिले, दो अलग अलग पीक, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिसरप्टिव। क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो मैंने एक जनरल रफ एग्जाम्पल आपको दे दिया कि हाइट का और उसके बिहाफ पे अपने इसको जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बट अगर आप समझ पाएँ कि मैक्सिमम जो मेंबर्स 10 मीटर की हाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं 500 तो स्टेबलाइजिंग की तरफ होगा। 4 to 5 मीटर की तरफ अगर 700 प्लस कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, कैसा होगा, एक डायरेक्शनल होगा। और 6 मीटर 4 मीटर की तरफ अगर आपको दो पिक्स देखने को मिले तो वो कैसा होगा, डिसरप्टिव टाइप होगा। आप इसका एक जनरल क्वेश्चन अगर आप देखें क्या है, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स आर एक्वायर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू से एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ वो जा रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया नॉर्मल आपको ऐसा कर्व देखने को मिल रहा है, और ये एक इसकी मीन वैल्यू से अदर देन मीन वैल्यू एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। इट मीन्स ये किसको डिनोट करता है, डिनोट करता है डायरेक्शनल चेंजेस को, किसको बताता है, दिशात्मक परिवर्तन को ये डिफाइन करता है। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ स्पीशीज, ये क्वेश्चन अपने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। वेट ऑफ अ न्यू बोर्न रेंज फ्रॉम द 2 kg to 5 kg है ना, पूरा रेंज जो आपको देखने को मिल रहा है 2 kg से 5 kg तक का पूरा रेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 97% ऑफ द न्यू बोर्न विद ऑन एन एवरेज वेट विद 3 to 3.3 जो ऑन एन एवरेज आपको वेट देखने को मिल रहा है वो 3 to 3.3 देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम 3 to 3.3 survive, where is the 99% infants with 2 to 2.5 kg and 4 to 5 kg, जो 2 to 2.5 की रेंज में थे और 4 to 4.5 kg की रेंज में थे, वो क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं। और तो मैक्सिमम मेंबर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, 3 to 3.3 kg के अंदर जो मैक्सिमम इन्फेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दैट्स वाई इनके अंदर एक मीन वैल्यू को ज़्यादा मेंबर अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा स्टेबलाइजिंग, किसकी तरफ जाएगा, स्टेबलाइजिंग की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका,
स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट अब आ जाइए इसके बाद में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर जो आपको कर्व दिया हुआ है ये दिख रहा होगा कि इसके बिहाफ पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मैक्सिमम मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, आप ये देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आपको मैक्सिमम मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यही सभी जाने वाले हैं। तो अब आगे जाकर के कब कैसा होगा, ये और एक्सपेंड होगा, तो ये एक्सपेंडिंग को डिफाइन करता है। प्री रिप्रोडक्टिव एज और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर लगभग आपको सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। जितने मेंबर इसके रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है उतने ही मेंबर आपको प्री रिप्रोडक्टिव एज दिख रहा है आपको। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव वाले ही जब रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो ये एक्सपेंडिंग देखने को मिलेगा। प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर जितने हैं उतने ही आपको रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो एक स्टेबलाइजिंग कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। क्लियर, एक स्टेबलाइजिंग कंडीशन देखने को मिल रही है। और प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मेंबर का नंबर कितना है, कम, तो आगे आने वाली जनरेशन के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये कम, तो डिक्लाइनिंग फेज आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों जो कर्व हैं आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ही रिप्रोडक्टिव में जाएंगे, तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर फैला हुआ है तो आने वाली जनरेशन में रिप्रोडक्टिव में वही मेंबर जाने वाले, तो एक्सपेंडिंग होगा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेबल है तो आने वाली जनरेशन में ये स्टेबल होगा। और प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर मेंबर कम है, जो रिप्रोडक्टिव एज में अभी मेंबर वो ज़्यादा है, तो आने वाली जनरेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मेंबर क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाइए लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जे कर्व और आपको सिग्मोइडल कर्व देखने को मिल रहा है। फर्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलती है, इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। और सेकंड जो कंडीशन देखने को मिल रही है ये कैसे है, ये कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। होता क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर क्या होता है, रेट ऑफ द आर जो आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्टार्टिंग फेज की, उसके अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, तो ये आर सिलेक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है और ये के सिलेक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। ये जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी किसी एरिया की जिसमें मैक्सिमम मेंबर को वो जो है सर्वाइव करने के लिए ओके करती है। कैरिंग कैपेसिटी एक फिक्स एरिया के अंदर, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं, उनके मेंबर्स, कितने मेंबर्स को वो फेवर करती हैं, जो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है उनकी ग्रोथ को फेवर करती हैं, तो उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट वाली जो होती है इनके अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉपर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। जबकि कैरिंग कैपेसिटी के अंदर एक टाइम पीरियड के बाद में आपको कर्व कैसा देखने को मिल सकता है, सैचुरेशन की तरफ आ जाता है, बिकॉज ऑफ उस एरिया के अंदर अब और ज़्यादा स्पीशीज जो है वो अपना जो है नंबर इंक्रीज नहीं कर सकती। उतना एरिया जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो उतने ही स्पीशीज और उतने ही मेंबर को फेवर कर रही होती है। ठीक है, साफ साफ लैंग्वेज में आपको बताया। अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनकम्पैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, उनकी प्रोजेनी क्या होती है, ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा बार उनके अंदर आपको मीटिंग देखने को मिलती है, पेरेंटल केयर नहीं होती है, और नंबर ऑफ मेंबर इसमें डाई होते हैं। जबकि जो सेकंड नंबर आपको देखने को मिलता है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर, जो के सिलेक्शन के स्ट्रेटेजी को फेवर करता है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इनकम्पैरेटिवली पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है, बनने वाली प्रोजेनी का नंबर क्या होता है, कम होता है, इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। जनरल पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। अब आ जाइए इसके अंदर, अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी कंसीडर करके चलता हूं तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ये किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है उसको डिफाइन करते हैं। अब आप देखें, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ जो आपको पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज देखने को मिलता है वो कैरिंग कैपेसिटी के अगर इक्वल हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी के अगर इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के अपॉन में के माइनस का एन बाय के। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, अगर ये लिख रहा हूँ तो, और एन और के की वैल्यू क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एन और के अगर इक्वल है तो 1 माइनस 1, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो डी एन अपॉन में डी टी, यहाँ पे क्या है आपका आर एन, और ये क्या है डी एन अपॉन में डी टी।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कभी इंक्रीज होगी ही नहीं, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डी एन अपॉन में डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके पास में, जीरो। ठीक है, इसी वजह से एक कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचने के बाद में वहां पर आपको जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जाकर के सैचुरेट हो जाती है। फर्स्ट आपको जो डिफाइन किया हुआ है इधर देखिए, ए व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर नॉट रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड ग्रोथ प्लॉट एक्सपोनेंशियली। सेकंड नंबर व्हेन रिस्पॉन्सेज आर रिसोर्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, जिसमें के आपको किसको डिफाइन कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सब कुछ होगा बेटा, चिंता ही मत करो। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, रफली आपको डिफाइन कर दिया है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, यहाँ पे ई किसको डिफाइन करता है, ई इज अ बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम को ये डिफाइन करता है। बेसिक जनरल क्वेश्चन आपकी नीट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। सेकंड नंबर लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, अनलिमिटेड पे, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 आपके पास में एक ही ऑप्शन है। और क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड का मीनिंग क्या है, द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेस। और स्टेबल एज पिरामिड का मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल इन द प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, क्योंकि वही कहाँ पे जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव के अंदर जाएंगे। अगर दोनों ग्रुप सेम है दैट्स वाई वो स्टेबल जो है एज पिरामिड को डिफाइन करता है। यह भी मैं आपको बता करके आया हूँ कि एसिम्टोप का इन लॉजिस्टिक कर्व, एसिम्टोप का मतलब कि जब कैरिंग कैपेसिटी इक्वल हो जाती है आपके पॉपुलेशन इंक्रीज जो आपको देखने को मिलता है, तो आपको एसिम्टोप एक टाइम के बाद में आपका कर्व कैसा आ जाएगा, सैचुरेशन पे। दिख रहा है आपको, व्हेन कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन। इस केस के अंदर आपको क्या बोलते हैं इसको, एसिम्टोप। नेक्स्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सभी देंगे। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इज इक्वल टू जीरो, आपको ग्रोथ रेट ओवरऑल क्या देखने को मिलेगी, जीरो। द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज अ डी एन अपॉन डी टी आर एन 1 माइनस का एन बाई के। एन बाई के में अगर जो एन की वैल्यू अगर के इक्वल हो जाए, व्हेन एन बाई के इज एग्जैक्टली वन, then the increase in the population growth is equal to 0। n by k की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ जाएगा तो आपका dn by dt पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर टाइम के साथ जो इंक्रीज देखने को मिलता है, आर एन 1 माइनस का n बाय के। और जब n बाय के इज एग्जैक्टली 1 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये 0 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। दिख रहा है आपको, तो आपको जो पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, 0। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आपको ये पिरामिड्स दिए हुए हैं बेटा। पिरामिड्स की ऐसी ट्रिक जो आपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, सिंगल वर्ड के अंदर ही आपके सारे पिरामिड के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। ये ट्रिक आप अच्छे से देख लें, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर आप सोच पाते हैं, अगर मान लीजिए मैं ग्रासलैंड की बात करता हूं तो नंबर ऑफ ग्रासेस, बायोमास ऑफ ग्रासेस, उसके ऊपर जो आपको ग्रास ऊपर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको समझ में आई बात, उसके ऊपर आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जनरल पॉइंट अगर मैं इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं बात करता हूँ जनरल कि ग्रासलैंड की, फॉरेस्ट की, एक्वेटिक सिस्टम की और एनर्जी के जो ग्राफ हैं आपके, बायोमास के जो ग्राफ हैं, नंबर के जो ग्राफ हैं, उनको बहुत इजीली आपको ये पता है कि एक बॉक्स मैंने ये सामने आपको देखने को मिल रहा है। बहुत इससे आसान तरीका और इससे आसान ट्रिक आपको नहीं देखने को मिलेगी बेटा जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी आपने ये ऐसी ट्रिक तो बिल्कुल देखी ही नहीं होगी जिसके भी पे आपके सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप सोल्व करना चाहेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे ना। अच्छे से देख लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको कोई ऐसी ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी जिससे आप सिंगल शॉट के अंदर सारे क्वेश्चन कर जाओगे। आपको सर ऐसा क्या है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आप क्या है, ये डिफाइन करता है एनर्जी के कर्व को, ये डिफाइन करता है नंबर के कर्व को, ये डिफाइन करता है बायोमास को ना। और जो इकोसिस्टम है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के सेकंड नंबर आपका फॉरेस्ट
फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, और थर्ड नंबर आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ, अगर अपने बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो कर्व आपको देखने को मिलता है वो कैसा होता है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर देखिए। दिख रहा है आपको, सिर्फ दो ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने इनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज किया, आपको समझ में आ रहा होगा। ये दो जिसके अंदर आपको इन्वर्टेड कर्व देखने को मिल रहा है, बाकी सभी कैसे हैं, बाकी सभी कैसे हैं, सीधे अपराइट आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहे कैसे भी कंपेयर कर लें, इससे ईजीएस्ट ट्रिक नहीं है। एनर्जी के पिरामिड जो होते हैं हमेशा कैसे देखने को मिलते हैं, हमेशा कैसे देखने को मिलते हैं, सीधे, क्योंकि एनर्जी के अंदर 10% रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो आपका ट्रॉपिक लेवल है उस पर जो एनर्जी जाती है वो 10%, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे 10%, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे 10% ही आपको देखने को मिलती है। सेकंड नंबर ग्रासलैंड के जितने भी कर्व, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे नंबर का हो, चाहे बायोमास का हो, हमेशा कैसा होगा, अपराइट कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। एनर्जी के सभी अपराइट और ग्रासलैंड के सभी अपराइट आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट के अंदर दिख रहा है आपको, नंबर का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, उल्टा, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोमास का कर्व आपको पिरामिड देखने को मिल रहा है, कर्व मतलब पिरामिड जो आपको देखने को मिलता है वो कैसा होता है, उल्टा। गड़बड़ मत करना, इससे इजीएस्ट ट्रिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा कुछ आए आपको क्या लिखना है, फटाफट GEA, दिख रहा है आपको, जब भी आपके पास में GFA, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और एक्वेटिक सिस्टम, इधर ENB, दिख रहा है आपको, ENB, और सीधे कर्व के अंदर पूरा कंप्लीट आपने एक ऐसा चेकर बोर्ड बनाया, सिर्फ दो ये आपको कर्व कैसे देखने को मिलते हैं, उल्टे, बाकी बचे हुए सभी कैसे हैं, सीधे। क्लियर? तो इजीएस्ट वे में सारे, अब आपको सर आपने हमें इसको समझाया नहीं, समझने को आप इसके अंदर समझ सकते हैं। अगर एक्वेटिक के अंदर अगर मैं मेंबर की बात करता हूँ, या फिर फॉरेस्ट के अंदर अगर आप बात करें, फॉरेस्ट में नंबर की अगर बात करें तो नंबर में ट्री क्या होगा, एक सिंगल ट्री आपको देखने को मिलेगा। सिंगल ट्री पे नंबर ऑफ इंसेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ इंसेक्ट को खाने वाले जो बर्ड हैं, दिख रहा है आपको, ट्री के ऊपर आपको बर्ड के ऊपर आपको, बर्ड से आपको ऊपर, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नंबर की अगर आप बात करेंगे तो धीरे धीरे इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देता है। कुछ समझ में आया? ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत करना। जब भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक छोटा सा एक आपको ऐसा कर्व भी बनाना है पेपर के अंदर, बिना इसको बनाए अगर आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो गलती करेंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रासलैंड फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो पिरामिड्स की अगर बात करें, एनर्जी के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। ग्रासलैंड के सारे पिरामिड एनर्जी, नंबर और बायोमास के हमेशा सीधे आपको देखने को मिलेंगे। चलो अपने एक चेक करते हैं, ग्रासलैंड का एनर्जी का या नंबर का, ये जो आपके पास बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, इसके अंदर अगर आप देखें, अगर अच्छे से एनालाइज करें, बायोमास अगर इधर an ideal pyramid of energy, observe that the primary producer converts only 1% of the energy in the sunlight available available to them into the net primary productivity। 10,000 जूल है, उसका 10% नेक्स्ट के अंदर जाता है 1000, उसका 10% 100 नेक्स्ट के अंदर जाता है, उसका 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाता है 10 जूल। तो मैंने आपको बताया था 10% का रूल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पिरामिड ऑफ बायोमास शो अ शार्प डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिक लेवल। ड्राई वेट की बात की जा रही है बायोमास की, और हायर ट्रॉपिक लेवल पे आपको दिख रहा है आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ ग्रासेस जो आपको देखने को मिलेगी इस नेचर के अंदर, उसके ऊपर हर्ब शर्ब्स आपको देखने को मिलेगी, फिर फाइन जो ट्री, हर्ब शर्ब्स, और फाइनल आपको ट्री। अगर मैं बात करता हूँ ड्राई वेट की, तो ग्रासेस इस पूरे जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सभी की आपका वेट इन कंपैरेटिवली आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बेस्ट है बेटा, इसके थ्रू आप सारे अपने क्वेश्चन जो सोल्व कर जाएंगे। दिख रहा है आपको ग्रासलैंड का हमेशा कैसा रहता है, जो आपको पिरामिड देखने को मिलेगा हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, सीधा देखने को मिलेगा। इधर बायोमास का दिख रहा है आपको, बायोमास का जो एक्वेटिक है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, आपको इन्वर्टेड कर्व देखने को मिलता है। बायोमास का एक्वेटिक कैसा देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड देखने को मिल रहा है। गड़बड़ मत करना, जनरल पॉइंट बताएं, इसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
नेक्स्ट, अब आ जाइए फाइनली जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, स्पीशीज रिचनेस के बारे में हमबोल्ट इक्वेशन आप पढ़ते हैं कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते हैं, स्पीशीज जो है उस एरिया के अंदर स्पीशीज रिचनेस आपको देखने को मिलती है, बट स्पीशीज एक लिमिट तक ही इंक्रीज होती है। देखो मैं आपको टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ वो सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ग्राफ। तो अब बताते हो, ये जो स्टार्टिंग के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, देखने को जो कर्व मिल रहा है उसके अंदर जेड आपसे पूछा जाता है, जेड किसको डिफाइन करता है? जेड डिफाइन करता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट। और उसी को ही अगर आप लीनियराइजेशन के अंदर लीनियर जब आप करने की कोशिश करते हो, उसका लीनियराइजेशन करने की कोशिश करते हो, तो क्या आता है आपके पास में? log s। इसको इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को दिख रहा है, स्पीशीज रिचनेस इक्वल टू सी ए जेड। क्लियर? ये स्पीशीज रिचनेस एस किसको डिफाइन करता है? स्पीशीज रिचनेस को डिफाइन करता है। और जेड किसको डिफाइन कर रहा है? डिग्रेशन कॉफिशिएंट को डिफाइन कर रहा है। इसी को ही अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ लॉग में, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया है। देखो भाई, हर एक जो कॉन्टिनेंट है, मेजर एरिया के लिए जो इसकी वैल्यू होती है, एस की वैल्यू जो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी, मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट उसकी वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो अलग अलग होगी। वैसे इसकी वैल्यू 0.1 टू 0.2 के बीच में ही होती है, बट जो फर्गीवोरस है या फिर ह्यूमंस की अगर बात करें तो इनकी वैल्यू वेरी करती है। इसकी वैल्यू पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट्स जो है वो देख रहा हूँ, 1 बाय 1 जो है आप अपने कमेंट्स जो है वो ड्रॉप करें। जो लार्जर एरिया होते हैं ना, उनके अंदर इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप मोर स्टीपर आपको देखने को मिलेगी। इसकी स्लोप जो है वो मोर स्टीपर आपको देखने को मिलती है। और इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो जेड की वैल्यू 0.6 टू 1.2 तक जाती है ना। हाँ जी, आप सभी के कमेंट्स 1 बाय 1 क्विक। मैमल्स के लिए, फर्गीवोरस जो होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू आप 1.2 तक अपने मेजर करते हैं। मोस्ट एक्सोनॉमिकल ग्रुप के लिए आपको इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स देखने को मिलती है। वेरी गुड। स्पीशीज रिचनेस जो आपको देखने को मिलती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। सर एक बार वो फोटोसिंथेसिस वाला फर्स्ट ग्राफ फिर से बता दीजिए। फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट कर्व है ना बेटा, फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट कर्व है, ये देखिए फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट कर्व, जो फर्स्ट कर्व है उसके अंदर देखो भाई, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको। एक आपको क्लोरोफिल ए के लिए डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये दूसरा पिक आपको क्लोरोफिल बी के लिए डिफाइन किया हुआ है। रफली 2 पीक मैंने बताया, और थर्ड जो पीक व्हाइट से बना रहा हूँ वो पीक यहीं पे खत्म हो रही है। ये थर्ड जो पीक है ये कैरोटिनॉइड के लिए है। तो अगर जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जो कैरोटिनॉइड का कर्व है वो यहीं खत्म हो गया, मतलब हायर एनर्जी की लाइट ये एब्जॉर्ब कर सकता है। येलो क्लोरोफिल ए को डिनोट कर रहा है, रेड क्लोरोफिल बी को डिनोट कर रहा है। इनकी 2 पीक मिलती है, VIB, एक तो ब्लू लाइट के अंदर, GYOR एक रेड लाइट के अंदर, विबग्योर। समझ में आई बात? तो स्टार्टिंग के अंदर एक ब्लू लाइट के अंदर आपको इंक्रीज, और आर का के अंदर आपको एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया, ब्लू के अंदर ज़्यादा होता है, और एक्शन स्पेक्ट्रा आपको कहाँ देखने को मिलता है? रेड के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्व को कैसे डिफाइन किया है। अब कुछ क्वेश्चंस जो अपने सॉल्व करते हैं लास्ट के अंदर। बताइए आप क्विक जल्दी से। सेकेंडरी कंज्यूमर आपको दिए हुए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर दिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको कितने दिए हुए हैं? 10 ग्राम। बायोमास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम आपको दिया हुआ है। फिर उसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास आपको दिया हुआ है 60 ग्राम, इनकम्पेटिबली ज़्यादा है। और सेकेंडरी जो कंज्यूमर आपको दिए हुए हैं उनका जो बायोमास दिया हुआ है 120 ग्राम। तो ये बायोमास का आपको पिरामिड देखने को मिलता है, वो भी कैसा होगा? इन्वर्टेड। दिए गए जो वैल्यूज हैं उनके बिहाफ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास को ये डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? इनमें से जनरली इन्वर्टेड कौन सा होता है? फटाफट। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेटिक और ENB। सीधा। ये भी कैसा होगा? सीधा। ये उल्टा, ये आपको कैसा देखने को मिलेगा? सीधा। ये कैसा देखने को मिलेगा? उल्टा। लिखा आपने, ये दोनों उल्टा होंगे। और आपसे इन्वर्टेड पूछा है तो आपका फॉरेस्ट का नंबर का, पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रासलैंड नहीं, ग्रासलैंड के हमेशा सीधे होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधे होते हैं।
पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का बायोमास का हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम आपको सॉल्व करने आने चाहिए, क्लियर कट आपके आंसर्स जो इससे आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो वही कि बायोमास पे, अब भाई इतना ऐसा जब आपको ऐसा लिख करके दिया, सीधा आपको क्या लिखना है, ENB और यहाँ पे GFA, और आपको पता है सीधा 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 सीधा, दो आपको उल्टे देखने को मिलते हैं, एक ये और दूसरा ये। दिख रहा है आपको क्या बोला है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी के अंदर बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, बिल्कुल सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। बायोमास के अंदर अगर आप देखें तो कैसा होता है, ये इन्वर्टेड, तो आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, सेकंड। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करना है। अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन एरिया एक्सप्लोरेशन, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन एरिया बट टू अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज हो सकती है। आंसर सेकंड बिल्कुल सही है। देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड, एंड स्पीशीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट इज अ बेटर आंसर। उससे ज़्यादा अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए तो फिर आपको स्पीशीज के अंदर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसके अंदर सारे ग्राफ जो अपनों ने अच्छे से एनालाइज किए हैं, 1 बाय 1 सभी कर्व को अपनों ने अच्छे से देखा है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो थी वो मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। आज के सेशन के अंदर क्या क्या अपनों ने देखा, एक बार इसको पूरा अपने अच्छे से जो रिवाइज कर लेते हैं। रिकैप आपको देखने को मिल रहा है, बायोमोलिक्यूल के अंदर विद एंजाइम विदाउट एंजाइम किस तरीके से आपको रिएक्शन की प्रोसीडिंग देखने को मिलती है। पीएच और टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने पर एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आता है। एंजाइम काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटन क्वेश्चन इक्वेशन देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये तीनों कर्व, और फोटोसिंथेसिस के लास्ट के अंदर लिमिटिंग फैक्टर का जो ये कर्व दिया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आफ्टर दैट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको डिफाइन किया हुआ है, एक आपका अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ, और दोनों ही आपको एम्ब्रियो की सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको इलोंगेशन, पोलन ट्यूब के इलोंगेशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और उधर आप वेट, हाइट, नंबर, प्लांट के अंदर जो सेल्स इंक्रीज हो रही है उसको डिफाइन कर सकते हो। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर सिग्मोइड कर्व का जो राइट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने पर, लेफ्ट शिफ्ट आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होने पर देखने को मिलेगा। H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, पीएच ज़्यादा और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। तो आपको ये स्लोप जो है मोर स्टीपर देखने को मिलेगी। ठीक, फिर इसके बाद आ जाइए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर ये जो है ईसीजी आपको बताई, जनरल पॉइंट बताया, ईसीजी को डिटेल अपने नहीं लेकर के गए हैं। 12th एनसीईआरटी के अंदर इवोल्यूशन के अंदर आपको बताया जो रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन को जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शन और डिसरप्टिव है। आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ मेंबर देखने को मिलते हैं, उसी के हिसाब से आप रिप्रोडक्टिव एज को डिफाइन करते हो। तो आपके पास स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग और जो एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड्स आपको देखने को मिलते हैं। और लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आप डिफाइन कर सकते हो। जे कर्व आपको देखने को मिलता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, तो पॉपुलेशन के अंदर dn/dt इक्वल टू rn आपको देखने को मिलेगा। और डायरेक्टली अगर अपने बात करें एसिम्प्टोट की, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें, n/k क्या हो जाता है, इक्वल टू 1 अगर आप देखें हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको रेट ऑफ इंट्रिंसिक जो है इंक्रीज बहुत कम देखने को, मतलब 0 देखने को मिलता है। किसी भी तरह से आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जब कैरिंग कैपेसिटी तक जो है पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, उस एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके अगर इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ है वो क्या देखने को मिलेगी, 0। नेक्स्ट, पिरामिड का एक आपको सुपर ट्रिक बताया, इससे इजीएस्ट ट्रिक आपको पिरामिड का देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एनर्जी, नंबर और बायोमास के कर्व को एक क्लियर कट सिंगल शॉट के अंदर आप अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं।
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर आपको वॉन हम्बर्ट का इक्वेशन, जिसके अंदर स्पीशीज रिचनेस की एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, बट एक सर्टेन लिमिट तक आपको ये देखने को मिलता है। ये था आज का सेशन, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स अपनों ने 1 बाय 1 अच्छे से क्लियर किए। कल का जो आपका सेशन रहने वाला है उसके अंदर आपका फिजिक्स का मेगा रिवीजन रहेगा, जिसके अंदर पूरी कंप्लीट 11th अपने अच्छे से आप जो है रिवाइज करेंगे। पूरी कंप्लीट 11th के फॉर्मूलाज, उसके अंदर जितने भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जितने भी काफ़ी सारी आपको फिजिक्स के अंदर ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंडीशंस लगा कर, एजम्पशंस लगा करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। एक सिंगल अप्रोच से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। कल के सेशन के बाद में आपको फील आएगा एक्चुअली कि वास्तव में जो है हमने पूरा कंप्लीट रिवाइज किया है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं 360 और 360 सेशन की। इसका कंप्लीट डिटेल आपको कल मिल जाएगा, कब कौन सा सेशन कहाँ पर होगा, कैसे कैसे, ये सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके साथ अपने प्रोसीड करेंगे। कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा। इसी सेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। और अब नीट तक कोई सिंगल डे आपका ऐसा नहीं रहेगा जब अपने लाइव नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे पूरा वादा रहा। क्योंकि ऐसा है कि नो डाउट संडेज़ को अपने आपकी जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनकी प्रिपरेशन के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपको रेगुलर देखने को मिलेगा, जिसमें फिजिक्स भी पूरा होगा, आपका बायोलॉजी भी पूरा होगा। मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस भी आपके सामने 360 और 360 सीरीज से रहने वाले हैं। उसके अलावा भी आपके नंबर ऑफ PYQs और आपका भूचाल और भूकाल जो रहने वाला है वो होगा ही होगा। तो 1 बाय 1 आप सभी बताएं कैसा रहा आज का सेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। और इस सेशन की जो PDF है, ये PDF आपको मित्तल सर बायोलॉजी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। आप जाएं उस टेलीग्राम चैनल पे, पूरे सेशन का PDF जो है मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ ही सेकंड्स में। थैंक यू।